नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम समुदाय पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में पेड़ पौधे व अन्य जीव एकल अवस्था में न मिलकर हमें समूह के रूप में देखने को मिलते हैं और इन समूहों में सभी प्रकार के पेड़ पौधे एकत्रित रूप से देखने को मिलते हैं एवं एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार पादप समुच्चय जिसके सदस्य पारस्परिक क्रियाएं करते हुए आपसी संतुलन की अवस्था में पाए जाते हैं, इसे हम पादप समुदाय कहते हैं। अब इन समुदायों के क्या महत्वपूर्ण लक्षण हैं, उसके अंतर्गत हम देखते हैं। सबसे पहले जातीय विभिन्नता। किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप समुदाय के अंदर हमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है उसकी जातीय स्तर पर, क्योंकि प्रकृति के अंतर्गत किसी भी आवास के अंतर्गत कोई एक पर्टिकुलर जाति का समुदाय अपने आप में नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक आवासों में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों के साथ साथ उस पादप प्रजाति को अन्य जातियों के साथ में भी सामंजस्य बना करके उनसे सहयोग लेते हुए भी प्रकृति में अपने आप को बनाए रखना होता है। इसलिए प्रकृति में किसी भी समुदाय में कोई एक विशेष जाति नहीं पाई जाए करके कई जातियां एक साथ में पाई जाती है। और समुदाय का यही अभिलक्षण है कि समुदाय में एक से अधिक प्रकार की समष्टियां पाई जाती है। सामान्यतः किसी भी हम देखते हैं कि आवास की स्थली में विभिन्न प्रकार की सजीव प्रजातियां एक साथ हम देखते हैं कि निवास करती है। इन आवास स्थलों में पाई जाने वाली ये सजीव प्रजातियां अपने जीवन यापन हेतु वहां के पर्यावरण के साथ साथ आपस में भी अंतरक्रियाएं करती है। हम देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न स्थानों पर पर्यावरण एक समान नहीं होता है। इसके साथ ही किसी भी स्थान के पर्यावरण में समय के साथ परिवर्तन भी होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वहां रहने वाले सजीवों में भी बदलाव आता है, उनके संगठन में, समुदाय के संगठन में बदलाव आता है। ये सभी जो क्रियाएं हैं प्राकृतिक वातावरण में होने वाली, ये उस समुदाय के संगठन पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी प्राकृतिक आवास के अंतर्गत जो समुदाय पाए जाते हैं उन समुदायों के अंदर पेड़ पौधे के साथ साथ जो वहाँ पर पाए जाने वाले जंतु है उन सब के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। और ये सभी जातियाँ पेड़ पौधे जंतु की जातियाँ मिलकर के पेड़ पौधे जातियाँ पादप समुदाय और जंतुओं की जातियाँ जो जंतु समुदायों का निर्माण करती है। प्रभाविता। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समुदाय का अपना कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, बिल्कुल, बल्कि प्रकृति के अंतर्गत ये समुदाय कई किलोमीटरों में फैले होते हैं और कई किलोमीटर से लेकर के एक छोटे से क्षेत्र में भी हो सकते हैं। ये उस समुदाय के संगठन पर निर्भर करता है। लेकिन समुदाय छोटे हो या बड़े, इनमें विभिन्न प्रकार की सजीव प्रजातियों का समावेश अवश्य रहता है। किसी भी पादप समुदाय में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम अगर संगठन की बात करें तो पादप समुदाय के अंदर पाए जाने जातियों को हम दो श्रेणी बांट सकते हैं। पहले हम देखते हैं कुछ पादप प्रजातियां जो प्रभावशाली होती है और दूसरी कुछ है जो दुर्बल जातियां होती है। यदि प्रभावी जाति समुदाय से नष्ट हो जाती है तो अन्य समुदाय के सदस्यों को संरक्षण नहीं मिल पाता है। इसलिए उस समुदाय के संगठन में उस
प्रजाति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है उसको नियंत्रण करने में। अगर यदि किसी भी पादप समुदाय में एक ही प्रजाति के पौधे प्रभावित होते हैं तो इसे हम संसंग कहते हैं, और यदि अगर इसमें एक से अधिक प्रभावित जातियां पाई जाती है तो उसे हम सहसंग कहते हैं। विस्तरण। किसी भी पादप समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे प्रकृति के अंतर्गत अपने आप को एक निश्चित व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित करते हैं और एक समुदाय का सृजन करते हैं। वनस्पति के इस प्रकार के व्यवस्था क्रम को हम दो स्तरों के रूप में देखते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, एक है वर्टिकल अरेंजमेंट। जिसे आप अक्षांश और ऊंचाई के रूप में समझ सकते हैं। हिमालय पर्वत पर ऊंचाई के साथ वनस्पति के विभिन्न क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, यानी जो जो हिमालय पर्वत से आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ऊंचाई के साथ में वर्टिकली आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। सेम यही प्रक्रम आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गमन करते हैं तो भी आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों कंडीशन में, है ना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ और पर्वत की तलहटी से ऊंचाई की तरफ आपको एक ही समान वनस्पति का वितरण और एक ही प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो ये जो वनस्पति का दो प्रकार का वितरण है, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल, लेकिन दोनों प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में व्यवस्था क्रम में आपको सेम प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलती है। इसी तरह से गहरे तालाब या झीलों में भी हमें जो वनस्पति के अंदर स्त्रीकरण देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र होते हैं, लिटोरल जोन जिसे वेलांचली क्षेत्र कहते हैं, लिम्नेटिक जोन जिसे हम सरोवरी क्षेत्र कहते हैं, एवं प्रोफंडल जोन, ठीक है, जो कि सबसे नीचे तलहटी में होता है। अब हम देखते हैं कि पादप समुदाय की जो संरचनाएं अर्थात पेड़ पौधों की वनस्पति के लंबवत वितरण के अनुरूप हमें प्रकृति में वितरण देखने को मिलता है। किसी भी पादप समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पादप प्राय एक समान ऊंचाई के नहीं होते हैं। हम देखते हैं किसी जंगल में पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। वृक्ष होते सबसे ऊपर की तरफ, उनके नीचे जो आपको छोटी झाड़ियां, फिर उनसे छोटी झाड़ियां, उनके नीचे जो आपको शाख, ठीक है, उनके नीचे आपको मोस, लाइकेन, शैवाल आदि है जो ग्रोथ करते हुए दिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पादप समुदाय में पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियां अनेक स्तरों में विस्तृत रहती है, और ये जो अनुकूलन है, ये अनुकूलन होता है उनके अंतर्गत पर्यावरणीय कारकों को अधिकतम प्राप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए, ताकि जैसे प्रकाश है तो प्रकाश की मात्रा इन सभी प्रकार की वनस्पतियों को आसानी से मिले, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का एक पारिस्थितिकी अनुकूलन विकसित किया है कि अलग अलग ऊंचाई पर अपने आप को व्यवस्थित कर ले ताकि कम से कम प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। तो यहाँ चित्र के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पति ऊंचाई के अनुसार देखने को मिल रही है, ठीक है, अलग अलग स्तर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है गतिकी। गतिकी से हमारा तात्पर्य है कि प्रकृति के अंतर्गत कोई भी समुदाय है जो स्थिर नहीं होता है और उनके अंतर्गत निरंतर है जो बदलाव या परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति के अंदर कोई भी ऐसा अगर निर्जन या नग्न स्थान है जहां पर कोई किसी प्रकार वनस्पति नहीं पाई जाती है तो वहां पर सबसे पहले पौधों के बीज और बीजाणुओं का प्रकीर्णन की प्रक्रिया शुरू होती है, और इन संरचनाओं को हम प्रवर्धीय या जनन इकाइयां कहते हैं, और जनन इकाइयों के किसी क्षेत्र में पहुंचने को हम माइग्रेशन कहते हैं।
खाली क्षेत्र में पादप प्रजाति के बीजों का अंकुरण तथा सीडलिंग्स के एक परिपक्व पौधे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को हम आक्रमण कहते हैं। तो प्रवर्जन के बाद में जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है उसे आक्रमण कहते हैं। और आक्रमण के रूप में जो वहां पर सबसे पहले पादप प्रजाति आती है उन्हें हम कहते हैं पुरोगामी। और धीरे धीरे ये पुरोगामी पादप प्रजनन क्रिया द्वारा अपनी वंशवृद्धि करते हैं उस क्षेत्र में, नग्न क्षेत्र में, और अपने आवास क्षेत्र का क्रमिक विस्तार कर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाते हैं उस क्षेत्र में, है ना। उपनिवेशन प्रक्रिया द्वारा जो पूर्ण रूप से उस क्षेत्र में वो स्थापित होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सुस्थापन। और ये प्रक्रिया पादप समुदाय के विकास हेतु अति आवश्यक है। सुस्थापन के बाद में वहां पर किसी प्रजाति विशेष के पौधों की संख्या अन्य पौधों की संख्या में अधिक बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वहां पर एकत्रीकरण और समूहन होने लगता है उस क्षेत्र, जिससे पौधों के बीच में विभिन्न प्रकार के आवश्यक कारकों जैसे प्रकाश, आवास और खनिज तत्वों को लेकर के उन जातियों के बीच में स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। और इस स्पर्धा में दुर्बल समुदाय के पौधे नष्ट हो जाते हैं एवं केवल सक्षम पौधे ही जीवित रह पाते हैं। और बचे हुए पौधे आपस में तथा पर्यावरण के साथ में पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे एक विकसित पादप समुदाय विकसित कर लेते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पौधों का विकास वहां के जलवायु पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत ये जो पादपों का अनुक्रमण प्रक्रिया संचालित हो रही है। लेकिन ज्यादातर आवासों में होने वाले अनुक्रमण में अंतिम प्रकार से विकसित पादप समुदाय को हम चरम वनस्पति कहते हैं, जो कि वनों के रूप में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि पादप समुदाय का जब हम अध्ययन करते हैं तो पादप समुदाय के अध्ययन करने के समय कुछ हमें महत्वपूर्ण उनके लक्षणों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसके अंतर्गत हम पादप समुदाय के अभिलक्षणों में महत्वपूर्ण लक्षण है वो है पादपों की आवृत्ति। आवृत्ति के द्वारा किसी पादप समुदाय में एक ही प्रजाति के पौधों के समान एवं असमान वितरण का हम अध्ययन करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए किसी पादप समुदाय में एक ही परिमाप के अनेक क्वाड्रेंट बनाकर उनमें प्रजाति की उपस्थिति देखी जाती है और इसकी प्रतिशत मात्रा को हम पादप आवृत्ति कहते हैं। पादप समुदाय में उपस्थित किसी पादप की आवृत्ति प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्वाड्रेंट की संख्या जिनमें वो प्रजाति उपस्थित है उसके अंतर्गत हम क्वाड्रेंट की कुल संख्या का भाग देकर उसको 100 से गुणा करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें उसे अमुक पादप की प्रजाति की आवृत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। तो किसी एक पादप प्रजाति की आवृत्ति की तुलना जब पादप समुदाय में पाए जाने वाले समस्त पौधों से करते हैं तो इसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे भी प्रतिशत मात्रा में व्यक्त करते हैं। रोंकियर द्वारा आवृत्ति के समुदाय में पाए जाने वाले पौधों की आवृत्ति के 5 वर्ग निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 0 से 20% मात्रा में आने वाले पादप वर्गों को वर्ग ए में बांटा गया है। 21 से 40% आवृत्ति वाले पौधों को बी, 41 से 60 वालों को सी और 61 से 80% तक डी और 81 से 100% आवृत्ति वाले पौधों को ई कैटेगरी में रखा गया है पादप आवृत्ति वर्ग में। नेक्स्ट है घनत्व या सघनता। पादप समुदाय के एक इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या को उस प्रजाति की सघनता कहा जाता है। सघनता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेंट्स में एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या कितनी है बटा कुल अध्ययन किए गए क्वाड्रेंट्स की संख्या
कितनी है। तो इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा हम पादप जाति की सघनता को ज्ञात कर लेते हैं। फिर है आवरण। अन्य विश्लेषणात्मक लक्षणों की बात करते हैं, जैसे पादप आवृत्ति, सघनता, है ना। किसी पादप समुदाय में किसी पौधे के विस्तार की जानकारी देने के लिए ये जो कैरेक्टर है काफी नहीं है। अतः पादप के विस्तार की सही जानकारी हासिल करने के लिए उपरोक्त लक्षणों के साथ पादप के शिखर एवं आधारीय आवरण की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आवरण से मतलब होता है कि घिरा हुआ क्षेत्र, और ये जो पौधों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ये होता है, एक तो होता है उनका बेसल कवर, ठीक है ना, बेसल कवर, ये बेसल कवर, और दूसरा होता है उनका कैनोपी आवरण, ठीक है ना। इन दोनों क्षेत्रों द्वारा कितना टोटल है जो एरिया घेरा गया है, एरिया मतलब परिबद्ध किया गया है, उसको हम आवरण कहते हैं। तो एक है शिखर आवरण और दूसरा है आधारी आवरण। इन दोनों प्रकार के लक्षणों की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जो कि पौधों के विस्तारण में हमें समझने में सहायता मिलती है। अतः पादप विस्तारण की सही जानकारी हासिल करने के लिए हमें पादप के शिखर एवं आधारी आवरण को भी आपको मेजर करना पड़ेगा। पौधे के जो वायवीय भाग जैसे पत्तियां, शाखाएं, तना जो कि भूमि की सतह से ऊपर छाए रहते हैं, इनको शिखर आवरण के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। इसी प्रकार आधारी क्षेत्र के आवरण के अध्ययन हेतु पौधे के तने या शाखा के आधारी भाग पर जड़ के पास से है जो नापा जाता है। फिर है लाइफ फॉर्म्स। विभिन्न पादप पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने पादप समुदाय के अध्ययन के अंतर्गत समुदाय के पौधों को उनकी वृद्धि प्रारूप में विभेदित करने के कई प्रयास किए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न जो पादप समुदाय होते हैं, वो सब है जो उनका अलग अलग लाइफ स्टाइल होता है। तो हम यहाँ पर रोंगियर के द्वारा जो जीव प्रारूप दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रोंगियर ने चिरकालिता संरचनाओं की उपस्थिति, स्थिति और उनके सुरक्षात्मक आवरणों के आधार पर विभिन्न पौधों को 5 लाइफ फॉर्म में बांटा। ये लाइफ फॉर्म निम्न प्रकार से है। सबसे पहले है फेनेरोफाइट्स। इस जीवन प्रारूप वर्ग में उन काष्ठीय वायवीय पौधे अर्थात वृक्ष और झाड़ियों को शामिल किया गया है जिनमें चिरकालिक संरचनाएं जमीन की सतह से 30 सेंटीमीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाई जाती है तथा ये कलिकाएं प्रायः सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढकी हुई नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, है ना, ये फेनेरोफाइट। इनमें जो चिरकालिक संरचनाएं होती है वो है जो ऊंचाई पर पाई जाती है और साथ साथ में है जो प्रोटेक्टिव आवरण भी नहीं पाया जाता है। दूसरी कैटेगरी है वो है कैमेफाइट। ये छोटी झाड़ियां अथवा भूस्पर्शी पौधे होते हैं जिनमें चिरकालिता संरचना या अन्य भाग जमीन की सतह से ऊपर लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये तो यहाँ पर जो चिरकालिक संरचना है जमीन सतह के पास में, लेकिन जो अपन ने पढ़ा फेनेरोफाइट्स जो कि 30 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई पर होती है, लेकिन वो है जो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई पर जमीन सतह से पाई जाती है। फिर है हेमीक्रिप्टोफाइट्स। इन पौधों के अंतर्गत चिरकालिक संरचना जमीन की सतह पर या जमीन के ठीक नीचे पाई जाती है और ये पौधे प्रायः मृत कार्बनिक अवशेषों अथवा बर्फ से ढके होते हैं और इनमें समूह में पाए जाने वाले पौधे एवं घासें प्रमुख है।
तो घासें और जो ग्रुप में पौधे पाए जाते, समूह में पाए जाते हैं क्लम्प के रूप में, उन पौधों को इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। और इन पौधों में जो चिरकालिक संरचनाएं होती है वह जमीन के सतह पर या जमीन के ठीक नीचे पाई जाती है। चौथी कैटेगरी है वो है क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स। इस समूह के पौधों में चिरकालिक संरचनाएं जमीन में या किसी अन्य अधो स्तर के नीचे सुरक्षित रहती है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर चिरकालिक संरचनाएं आपको है जो जमीन की सतह के नीचे की तरफ है जो दिखाई दे रही है, जो कि राइजोम, ट्यूबर और बल्ब के रूप में विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार के पौधों को जियोफाइट्स या क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। पांचवा है और अंतिम कैटेगरी वो है थीरोफाइट्स। इन पौधों में चिरकालिक संरचनाएं नहीं पाई जाती है, अपितु ये अल्पजीवी एक वर्षीय शाकीय पौधे होते हैं जिनकी उत्तरजीविता या वंशवृद्धि केवल बीजों के द्वारा होती है, और ये पौधे बीजों के द्वारा ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये ऐसे पौधे हैं जो अल्पकालिक है, बिल्कुल ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने से पूर्व ही बीज के रूप में अपने जनन द्रव्यों को सुरक्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार के पौधों के रूप में हमें ज्यादातर है जो शाकीय पौधों के अंतर्गत घास वगैरह आदि देखने को मिलते हैं। इन थीरोफाइट्स के अंतर्गत किसी प्रकार की चिरकालिक संरचनाएं नहीं पाई जाती है जो कि पौधे में लंबे समय तक बनी रहती है। यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे के अस्तित्व को बनाए रखती है। केवल बीज ही इसमें है जो चिरकालिक संरचनाएं होती है। इसके अलावा बाद में रोमकीर द्वारा इन 5 श्रेणी के अलावा फेनोरोफाइट्स, कैमेफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स और थीरोफाइट्स के अलावा अन्य 3 कैटेगरियां और बताई गई 1934 के अंतर्गत। वो है जलोद्भिद, मसल या गुदेदार पौधे और अतिपादप। इन तीनों को है जो उनके द्वारा बाद में इन पादपों के लाइफ फॉर्म्स के अंतर्गत ऐड किया गया। जैवीय वर्णक्रम, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। रोंकियर की जीवन प्रारूप विधि के अनुसार किसी पादप समुदाय का अध्ययन करने में जैवीय वर्णक्रम को निरूपित किया जाता है। किसी भी पादप समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवन प्रारूपों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व उस समुदाय का जैवीय वर्णक्रम कहलाता है। इसमें विभिन्न जीवन प्रारूपों की प्रतिशत मात्रा प्रदर्शित की जाती है। रोंकियर ने जैवीय वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवन प्रारूपों की समूहवार गणना की एवं प्रत्येक प्रकार के जीवन प्रारूपों को प्रतिशत मात्रा के रूप में व्यक्त किया। उनके अनुसार विश्व के फ्लोरा में विभिन्न प्रकार के जीवन प्रारूपों को प्रतिशत मात्रा जो बताई गई है वो इस प्रकार से है कि फेनोरोफाइट्स 46%, कैमेफाइट्स 9%, फेनोरोफाइट्स 46, कैमेफाइट्स 9%, हेमिक्रिप्टोफाइट 26%, क्रिप्टोफाइट्स 6% एंड थीरोफाइट्स 13%। ये जो ब्लू कलर में जो आप जो ग्राफ के जो बार्स देख रहे हैं ये है जो रोंकियर्स का बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है। अब इस रोंकियर्स के बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को हम किसी स्टडी के डाटा से तुलना करते हैं जो यहाँ पर आपको ग्रीन बार्स के रूप में दिखाई दे रही है। तो रोंकियर्स ने जो बताया था प्राकृतिक दशाओं में, ठीक है, उसके अंतर्गत हमें फेनोरोफाइट्स ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं 46%, लेकिन इस प्रेजेंट स्टडी में आप देखोगे तो आपको है जो 59% है जो आपको थीरोफाइट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है ना,
जहाँ रोंकियर के बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में आपको फेनोरोपाइट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इस प्रेजेंट स्टडी के डाटा में आपको 59% थीरोपाइट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्थानीय परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि वहां पर किस प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती है। ये स्थानीय परिस्थितियों में थीरोपाइट्स की संख्या हम देख रहे हैं कि सामान्य वर्णक्रम की तुलना में बहुत अधिक है। तो ये क्षेत्र विशेष की शुष्क परिस्थितियां अर्थात मरुस्थलीय परिस्थितियों का परिचायक है, क्योंकि मरुस्थलीय वातावरण में जहां शुष्क परिस्थितियां बहुत अधिक लंबे समय तक रहती है, वहीं पर ही थीरोफाइट्स की बाहुल्य होती है। धन्यवाद।